इज वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें शामिल होंगे आपके सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ के 50 प्रश्न। और इसमें जीएस में जनरल स्टडीज़ में हमने शामिल किया है इतिहास, भूगोल, संविधान, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, विज्ञान के प्रश्नों को। आइए शुरुआत करें। इससे पहले हमने सफलता प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। करंट अफेयर्स के साथ किए हैं, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। इसी के साथ संविधान की और विज्ञान की और पर्यावरण की, इन सब की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत प्रश्न आपको मिलने वाले परीक्षा में, उन प्रैक्टिस सेट से देख लीजिए। आज का पहला सवाल देखेंगे, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ये जो प्रश्न बनता है, इसके जैसे आपसे कई सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, और एक प्रश्न ज़रूर आता है इसमें से गवर्नर के ऊपर, वायसराय के ऊपर, इस तरह से। तो ये सवाल जो पूछा हुआ, ये अपने आप में इस तरह के प्रश्नों में सबसे अच्छा प्रश्न है ये। इसमें स्वतंत्र भारत का, पहले सवाल में पूछा है निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अब बंगाल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बंगाल में एक पद क्रिएट किया गया, इसको कहा जाता था, शुरुआत थी बिल्कुल, तो शुरुआत में सबसे पहला पद जो था वो बंगाल का गवर्नर के नाम से पद बनाया गया। इस बंगाल के गवर्नर को बाद में बदल दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल में, और बाद में इस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस गवर्नर जनरल को फिर बाद में चेंज किया गया, इसको भारत का वायसराय बना दिया गया, और फिर से भारत के वायसराय को चेंज करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब हमें जो है डिस्कशन करना है, इन पर जो सवाल बनते हैं वो सुनिए। 8 से 10 प्रश्न है, इसी वाले क्वेश्चन में शामिल कर लेंगे हम, वो सारे आपको आ जाएंगे। जो भी कन्फ्यूज़न रहता है आपको इस प्रश्न को लेकर, वो सारे यहाँ क्लियर होने वाले हैं अभी। अब इसमें एक सवाल बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, उसके बाद में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। इसी तरह से प्रश्न फ्रेम होते हैं। अब देख लीजिए, यहीं को जो जितना बोला है हमने, प्रथम और अंतिम को देखते हैं। अब इस सीक्वेंस को अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ देखेंगे हम। तो बंगाल का जो गवर्नर था, इसमें बंगाल का सबसे पहला, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रकार से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का गवर्नर जनरल में अगर आप देखोगे, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी यही व्यक्ति यहाँ आ गया जब इसका पद चेंज किया गया। ठीक है। और फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ विलियम बेंटिक। जब ये अंतिम हुआ तो इस पद का नाम फिर से चेंज किया गया, भारत का गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक ही बना क्या? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब अंतिम गवर्नर जनरल था, उस वक्त इस पद को फिर से चेंज किया गया, नाम को इसके। तो लॉर्ड कैनिंग जब अंतिम गवर्नर जनरल था, यही क्या कहलाया? यही भारत का प्रथम वायसराय भी कहलाया। उसके बाद में ये जो पद थे, यहाँ से शुरू होकर के भारत का वायसराय जो है 1858 से लेकर के 1947 तक चले। 1947 में कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय हुआ। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन कहलाया? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। और इसी अंतिम वायसराय को भारत के बनाया गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी इस पद को फिर से गवर्नर जनरल में तब्दील किया गया 1947 से 1948 तक। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे अभी इस वक्त? यानी क्या पूछ रहा है ये? आज़ादी के वक्त प्रश्न में डाल सकता है। अब यहाँ स्वतंत्र भारत लिखा है, बात एक ही है। तो स्वतंत्र भारत में जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? माउंटबेटन। आंसर करेंगे ऑप्शन ए को सही। तो देख रहे हैं आप, 8 से 10 प्रश्न है इसी स्लाइड पर। सीक्वेंस यही फॉलो करना है, इससे भटकना नहीं है बिल्कुल भी। खास करके ये जो अंतिम और प्रथम है, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम पर 2 प्रश्न बनने हैं। जैसे ऐसे पूछेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? दोनों प्रश्नों को मर्ज करके पूछेगा, तो ये वॉरेन हेस्टिंग था। ऐसे ही इसको पूछेगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ऐसे ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे ही भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। हर तरह से मैंने आपको बोल करके समझा दिया है इसको। अब कोई इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए।
अब आप कुछ लोग आंसर सोच रहे होंगे सी राजगोपालाचारी जी, इसका भी सुन लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इनके बाद में जब स्वतंत्र भारत, ये तो ब्रिटिश थे, ठीक है, अंग्रेज थे ये, माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है, ये भारत से हैं। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। इनके बाद में कोई और गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया, तो इनके साथ हम अंतिम शब्द को भी रख सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय शब्द को देखना है आपको, तभी सी राजगोपालाचारी आंसर करना है। जहाँ भारतीय शब्द नहीं आएगा वहाँ सब में ये अंग्रेजी थे। 1950 तक ये पद था। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं आज के। नेक्स्ट, भारत में हीरे की खानें, भारत में जो डायमंड की माइंस हैं, ये किस राज्य में हैं? तो इस प्रश्न का आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। भारत में जो हीरे की खानें कहाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का पन्ना ज़िले में जो है हीरे की जो है खानें हैं, माइंस हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखोगे आप तो मध्य प्रदेश है यहाँ पर। और हीरे की जो, डायमंड्स की जो और माइंस हैं वो आंध्र प्रदेश में भी हैं। आंध्र प्रदेश का ज़िला है गुंटूर, नाम का ये ज़िला है, और गुंटूर ज़िले में इस माइंस का नाम है कोल्लूर खान। इसमें मिलते हैं डायमंड्स। एक सवाल और आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा डायमंड कटिंग और डायमंड की पॉलिशिंग किस शहर में की जाती है? तो इसको भी याद रखिएगा। इंडिया में जो सूरत है, सूरत कहाँ का शहर है? ये गुजरात स्टेट का। तो सूरत जो है डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए फेमस है, ठीक है। सूरत के नाम पर बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये भारत का क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे स्वच्छ शहर भी है, और इसी को कहा जाता है द सिल्क सिटी, डायमंड सिटी, ग्रीन सिटी। तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कौन है? ये भी क्या है? सूरत ही है। तो डायमंड सिटी किसको कहा जाता है? सूरत को। क्यों? क्योंकि डायमंड का सबसे ज़्यादा बिजनेस यहीं पर होता है, कटिंग और पॉलिशिंग, और इसकी एक तरीके से तराशने का काम यहाँ पर होता है। अगला देखें, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित में उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 19.98 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ है 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत होती है? अभी 2011 के अकॉर्डिंग ही डेटा है ये, क्योंकि 2021 में इस वर्ष नई जनगणना आएगी, हर 10 साल के गैप पर की जाती है। तो 2011 से 2021 10 साल पूरे हो गए हैं। तो ये 10 साल पुराना डेटा ही है जो अभी तक एग्ज़ाम में आएगा, जब तक कि नई जनगणना 2021 वाली नहीं रिलीज़ कर दी जाती है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो अभी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 77.73% ग्रामीण जो लोग हैं ग्राम में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और नगरीय क्षेत्र से हैं 22.27। प्रश्न अगर आप देखोगे इसमें क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुरूप उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इस वाले हिस्से से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछी है, किस जिले में है? तो ये आप जान रहे हैं, ये है इलाहाबाद। तो इसको इलाहाबाद करेंगे, यानी प्रयागराज। सबसे कम उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, यानी गांव बहुत कम है? तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसका रिवर्स क्वेश्चन है ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, सबसे ही कम है पूरे देश में, यहाँ पर, सॉरी, यूपी के अंदर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ये ऑप्शन में ना हो तो सेकंड नंबर पे आता है आजमगढ़, आजमगढ़ है। और तीसरे पर भी आप लिख सकते हैं इसमें भी जौनपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर कर सकते हैं अब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त एक शब्द हुआ है हिंदू शब्द। निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है इस हिंदू में? तो ये आर्टिकल 25 में बताया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। तो आर्टिकल 25 में
हिंदू शब्द का मतलब किन किन समुदाय, किन किन कम्युनिटीज़ से है। एक तो खुद ही हिंदू शब्द है, तो एक तो इसमें हिंदू ऑलरेडी शामिल हैं। इसमें जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग और सिख धर्म के लोगों को भी जो है हिंदू में ही शामिल किया जाता है। तो इसमें सब ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों को, इन चारों को ही याद रखना है आपको। तो ऑप्शन में 3 तो अवेलेबल हैं आपके। यहाँ बौद्ध है तो बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, और जैन धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ये सब क्या है, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग हिंदू ही माने जाते हैं, हिंदुओं में शामिल किया जाता है। लेकिन पारसी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन टी, पारसी। निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो ये प्रश्न ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो भारत के महान्यायवादी के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पर इसको रिवर्स करके पूछा हुआ है, और यहाँ दो से तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से सुनिए इसको। जो आर्टिकल 76 है संविधान का, उसमें जिक्र किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। इंग्लिश में बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या कार्य होता है, हमारे देश में क्या योगदान होता है? जो भारत सरकार है, जो संघ सरकार होती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई केस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो भारतीय उच्चतम न्यायालय में, यानी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के जितने भी केस हैं उनकी पैरवी कौन करता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी ये भारत सरकार का वकील होता है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार को सलाह देता है। जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी उन सब की जिम्मेदारी भारत सरकार के लिए यही निभाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं महान्यायवादी हमारे देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, या इसी को कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन हुआ? भारत का महान्यायवादी ही हुआ। तो वर्तमान में भारत सरकार के लिए भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एजीआई कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ये तो हो गई केंद्र सरकार की बात। अब हैं राज्य। हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, सर्वोच्च, एक तरीके से जो हाई कोर्ट होता है उस राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट, और किसी राज्य का बड़ा कोर्ट जो माना जाएगा किसी राज्य के अंदर, वो उसका होता है हाई कोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारें जो होंगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी, उनको भी एक ऐसे ही वकील की ज़रूरत पड़ेगी जो राज्य सरकार के केसेस, मामले देख सके। तो उसको हम बोलते हैं महाधिवक्ता। याद रखिएगा इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इसको याद रखेंगे, ये होता है राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। राज्य में इसको महाधिवक्ता बोलते हैं, और केंद्र पर, ये सेंट्रल लेवल पर इसको महान्यायवादी बोलते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। अब इसमें आर्टिकल कैसे याद रखो? ये आर्टिकल 76 में है। देखो, आर्टिकल 76 से इसमें से क्या करोगे आप? इस 6 में से 1 कम करोगे तो बचेगा 5, ठीक है, और इस 7 में से 1 कम करोगे बचेगा 6। अब आपने दोनों में से 1 कम किया है तो 1 को लिख दो यहाँ पर। तो ये हो गया आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 बताता है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में। ऐसे आर्टिकल की ट्रिक्स और भी हैं प्रेसिडेंट और साथ में गवर्नर के केसेस में, वो किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से आप। जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसको कौन अपॉइंट करेगा? राज्य का गवर्नर करेगा। और भाई भारत सरकार का वकील बनने के लिए योग्यता क्या होती है? तो इसमें एक पॉइंट और आता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, ये है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है जिसके पास हाई कोर्ट का जज बनने की क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होनी चाहिए? किस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जाता है? ऐसे व्यक्ति जिसकी पास योग्यताएं जो है सुप्रीम कोर्ट का जज, न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हों। फाइनल एक्सप्लेनेशन सुनिए अब इसका। राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य का जो गवर्नर होता है, ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कर पाएंगे ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन के साथ हम जो है 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे अब इसका काम क्या था? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में गई थी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर किसके? तो राज्य सरकार भी थी कोर्ट में, है ना। एक पक्ष जो है राज्य सरकार था, जो उत्तर प्रदेश सरकार थी।
तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला, तो उस राज्य की तरफ से कौन केस लड़ रहा था? उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता। समझ आ गया होगा आपको। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है? राघवेंद्र सिंह। नेक्स्ट पे चलें आप। यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद एक साथ एक समय बिंदु पर, एक ही टाइम पीरियड पर दोनों खाली होते हैं, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित में से किसको मिलेगा? यानी कौन उस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा? इस सवाल का आंसर आप सब जानते हैं। इस वक्त में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं, उस वक्त जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, वही बनते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो भारत में एक ही बार ऐसा हुआ था, जस्टिस हिदायतुल्लाह जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने ही एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर ये पद पर आए थे। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन बहुत पूछा जाता है। कोई भी विधेयक जो बिल होते हैं, विधेयक को बोलते हैं बिल, कोई भी विधेयक मनी बिल यानी धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? ये स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था, भारत में प्लानिंग कमीशन की जगह अब क्या हो गया है? उसको नीति आयोग कर दिया गया है, प्लानिंग कमीशन को। इसमें देखें तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके इसकी जगह पर 2015 से वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट है उसने नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन के एक प्रस्ताव के द्वारा इसको पहले गठन किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ये वर्ष बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, इसका गठन किया गया था 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया था एक प्रस्ताव के थ्रू, और एक प्रस्ताव के थ्रू ही इसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर ले आए किसको? नीति आयोग को। यानी इसका संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक गैर राजनीतिक, एक तो पहली बात तो गैर संवैधानिक का मतलब कि संविधान में मेंशन नहीं है इस संस्था के बारे में, इसको ऐसे ही एक रेजोल्यूशन पास करके बना दिया गया था। तो गैर संवैधानिक भी है और गैर राजनीतिक संस्था भी है। ठीक है, ऑप्शन में ज़्यादातर आपको मिलेगा कि गैर संवैधानिक है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किसको संबोधित करके अपना रिज़ाइन, त्याग पत्र देता है? अच्छा सवाल है। तो इसमें आर्टिकल याद रख सकते हैं, आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा जो है, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक आर्टिकल याद रखेंगे आप, आर्टिकल 93 में है इन स्पीकर्स के बारे में। तो आर्टिकल 93 के अनुसार जो लोकसभा है, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक ही को जो है अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। और जो अध्यक्ष होता है यानी जो लोकसभा का स्पीकर है, वो अपना रिज़ाइन जो देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, यानी डेप्यूटी स्पीकर को। यहाँ लिख देते हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर को बोलेंगे यहाँ लोकसभा का अध्यक्ष, और ये लोकसभा का उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना जो इस्तीफा है वो किसको देता है? डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा देना हो तो किसको देगा? स्पीकर को देगा। तो ये हो गया ऑप्शन सी, यहाँ से कर सकते हैं ऑप्शन सी। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उन गवर्नर्स को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? आर्टिकल नंबर आपको याद रखने ज़रूरी है, पहले ही बताया है क्योंकि ये आर्टिकल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 153 के अनुसार एक राज्य के लिए राज्यपाल होना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये आर्टिकल 153 में है। यानी आर्टिकल 153 किसके बारे में बात कर रहा है? राज्य के राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल के पद और उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत के किसी राज्य की जो विधानसभा होती है, जो स्टेट असेंबली होती है, उसमें मैक्सिमम कितने सीट्स हो सकते हैं? तो किसी भी स्टेट में जो राज्य की विधानसभा है, जो असेंबली, विधानसभा को बोलते हैं असेंबली। जैसे सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल केंद्र के स्तर पर क्या होती हैं, या संसद के स्तर पर क्या होती हैं? लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा होती हैं। ऐसे ही जो राज्य होता है, स्टेट होता है, स्टेट में जो
ये है सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये है स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा ये दोनों के इक्विवेलेंट होती हैं। और यहाँ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है। तो समझ लेंगे, ये सवाल भी पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे किसको, पार्लियामेंट को यानी संसद को या सेंटर को, यहाँ पर राज्य का विधानमंडल या स्टेट को मेंशन कर दिया। तो यहाँ लोकसभा किसके इक्विवेलेंट होती है, राज्य में, केंद्र में लोकसभा राज्य में किस संस्था के तुल्य होती है, विधानसभा के। और राज्यसभा किसके तुल्य होती है, विधान परिषद के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इसमें असेंबली में, स्टेट असेंबली में क्या होता है, जो मिनिमम सीट होती हैं, मिनिमम सीट हो सकती हैं 60, मिनिमम सीट हो सकती हैं 60 सीट्स, और मैक्सिमम जो सीटों की संख्या है वो 500 है। यानी 600 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेंज है। तो राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम, यहाँ पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वाला कितना है 500। अगर आपसे पूछे मिनिमम पूछे तो मिनिमम 60, इसी सवाल को बदल देगा, मिनिमम बोलेगा तो 60 कर देंगे। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप देखते हैं मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं, कार होती हैं या फिर कोई भी व्हीकल हो सकता है, ट्रैक्टर है ना, कार है, बस हैं, ट्रक हैं, इन सब में एक इंतज़ाम किया जाता है रेडिएटर का। रेडिएटर में पानी डाला जाता है, जब ये गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं तो उनको कूल करने के लिए रेडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित सिद्धांत पर जो रॉकेट होते हैं, कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं रॉकेट। सिंपल है, सीधे याद रखना, ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो साबुन के बुलबुले होते हैं उनका जो इंटरनल प्रेशर होता है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बाहर का, उससे कैसे होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा। तो इसको याद रखिएगा कि द प्रेशर इनसाइड द बबल मस्ट बी हायर देन प्रेशर ऑन द आउटसाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी। अच्छा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, प्रकाश का जो रंग होता है, जो कलर ऑफ लाइट होता है, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ये उस प्रकाश की जो वेव लेंथ होती है, यानी उसकी तरंग की लंबाई से ही डिसाइड किया जाता है। जो स्वर्णकार होते हैं, मतलब जो सुनार होते हैं, गोल्ड स्मिथ, सुनारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बना होता है। एक्वा रेजिया का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सुनार इस्तेमाल करते हैं इसका। जो गोल्ड होता है, गोल्ड पर आप देखते हैं, यह जो भी ज्वेलरी होती है उन पर आपने देखा होगा काला, एक तरीके से कालापन आ जाता है, उन पर काली लेयर चढ़ने लगती है। उसको साफ़ करने के लिए जो है एक तरीके से एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक्वा रेजिया बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड को मिला करके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिला करके इसको बनाया जाता है। इसको बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड को, और इसको बोलते हैं HCl। कभी इनका रेशियो पूछे तो रेशियो कितना होता है इसका, 3:1। 3:1 कैसे, तो ये जो 3 होगा तो ये HCl होता है और HNO3 इसमें 1 होता है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये रहेगा आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें से किस में होती है, ढलवा लोहा। इसमें देखो, इसमें लोहे दे रखे हैं, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और स्टील मिश्र धातु। इसको याद रखेंगे, जो ढलवा लोहा होता है, ढलवे लोहे को हम बोलते हैं कास्ट आयरन, इसको कहते हैं हम कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन में अगर आप देखोगे, कास्ट आयरन में होती है 2 से 3% कार्बन। जो पिटवा लोहा है इसको बोलते हैं रोट आयरन, इसको बोलते हैं रोट आयरन। रोट आयरन में होती है, इसमें होती है 0.10 से लेकर के 0.25% कार्बन। और एक होता है कच्चा लोहा, उसको बोलते हैं हम पिग आयरन। पिग आयरन में होती है 3 से 5%। अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा उसी में होती है, पिग आयरन में। कच्चे लोहे में कार्बन का जो कार्बन की मात्रा होती है वो 3 से 5% के बीच में होती है।
स्टील में जो होती है, स्टील में वो 1 से भी कम होती है, ठीक है, पॉइंट्स में चलती है इसमें भी कार्बन जो है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा वो ये रहेगा कास्ट आयरन। ये सवाल हमने पहले किया था, निम्नलिखित में से किसको सूखा बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है। तो इसमें हमने आपको बताया था जो ड्राई आइस होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए। और वहाँ जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे हमने बोला तो वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन वो शायद किसी दूसरे ऑप्शन पे टिक हुआ था, है ना। तो इसको करेक्ट टिक करिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस। गोताखोर जो होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं, जो समुद्र में अंदर जो समुद्र की गहराई तक जाते हैं, उनको सांस लेने के लिए किस चीज़ के सिलेंडर वो साथ लेकर के जाते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर है उसका लॉजिक क्या है, ये रटा होगा आपने पहले कभी ये सवाल। तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर क्या होता है, हमें ऑक्सीजन साथ में लेकर के जाना होता है पानी के अंदर। तो हम उसी जो ऑक्सीजन को लेके गए सिलेंडर को, उसी को सूंघते हैं। और अगर आप एटमॉस्फेयर में आप देखो, अगर धरती के सरफेस पर हो, सतह पर हो आप, तो हम सबसे ज़्यादा कौन सी गैस को सूंघते हैं एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद है, आप जानते हैं नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, 70% नाइट्रोजन ही है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन का नंबर, ठीक है। तो हमारे कांटेक्ट में जो डायरेक्टली जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो गैसें रहती हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहती है। तो सिलेंडर के अंदर जब हम समुद्र में जाएंगे तो उसी तरह का कंपोजिशन रखेंगे जो एटमॉस्फेयर में रहता है। तो सिलेंडर के अंदर हम उसी तरह का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन के साथ हम जो है नाइट्रोजन को रखते हैं। तो ऑक्सीजन को प्योर में नहीं रखते हैं, प्योर ऑक्सीजन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी प्योर ऑक्सीजन को करती है रिजेक्ट। तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ मिलावट में हम कोई एक ऐसी गैस को चुनते हैं जो 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 हमें कोई नुकसान ना दे। जब आप धरती पर खड़े होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अंदर जा रही होती है। तो नाइट्रोजन जैसे हमारी बॉडी के अंदर आया, बॉडी के बाहर चला गया, और साथ में ही ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, और ऑक्सीजन अपनी बॉडी में आसानी से घुले इसके लिए हमें हीलियम भी उसमें ऐड करना पड़ता है 10%। तो ये याद रखिएगा, ये 3 गैस होती हैं, ट्राईमिक्स होता है, इसको ट्राईमिक्स बोलते हैं। 3 गैसों का मिश्रण को बोलते हैं ट्राईमिक्स। कौन कौन सी गैसें हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ है हीलियम, ऑक्सीजन के साथ है हीलियम। ऑक्सीजन 70%, 20%, 10% हीलियम, ये कंपोजिशन रखते हैं हम। अब ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इसमें से कौन सा आंसर होगा, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ठीक है। आप कहेंगे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, देखो ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें हीलियम को भी ले जाना होता है, ठीक है, आसानी से डिसॉल्व हो सके, बिना हीलियम के इसके साथ नहीं जा सकते। तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन एंड हीलियम मिलेगा, या कॉम्बिनेशन बना कर दे सकता है किसका, नाइट्रोजन हीलियम का। लेकिन इनके साथ में ये कॉम्बिनेशन तो रहेगा, जो हम धरती पर होता है वही यहाँ क्रिएट करते हैं, तो इसमें ये भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से बहुलक हैं, पॉलीमर हैं, जो ब्लड प्रूफ कपड़े होते हैं उनको बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये होते हैं जो पॉलीएमाइड होते हैं, ब्लड प्रूफ कपड़े बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो पॉलीकार्बोनेट होते हैं वो भी इसी काम के लिए, तो पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएमाइड दोनों का इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रूफ कपड़े बना। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो बीटा ब्लॉकर है, ये एक औषधि होती है। बीटा ब्लॉकर औषधि होती है किससे बचाने के लिए, जो हृदयघात होता है, हार्ट अटैक से बचाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG का प्रयोग किया जाता है। EEG का फुल फॉर्म पूछ लेता है परीक्षा में, ये होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। जी हाँ, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम इसका EEG का फुल फॉर्म होता है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो मस्तिष्क, हमारा ब्रेन की एक्टिविटीज़ पर इससे नज़र रखी जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं मस्तिष्क की क्रियाविधियों को रिकॉर्ड करने का ये उपकरण होता है। तो मस्तिष्क देखो कहाँ पर है इसमें, ब्रेन, ऑप्शन सी रहेगा। अब बात आती है, एक और सुना होगा आपने, एक होता है ECG। ECG में क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ये जो हमारा हृदय है, जो हार्ट है, उसकी एक्टिविटीज़, क्रियाविधि को रिकॉर्ड करता है। यहाँ इसको ऐसे मैच कर देंगे। BMD परीक्षण किस लिए किया जाता है। BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसमें क्या पता लगाते हैं, इस टेस्ट के अंदर
जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम की, तो हड्डियों में कैल्शियम अभी कितना बाकी है, क्या उपस्थिति है कैल्शियम की। और आप जानते हैं कैल्शियम की वजह से हड्डियाँ होने लगती हैं कमज़ोर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, अस्थिर जो है अस्थिर रंध्रता। ऑप्शन बी। जो सेब होते हैं, एप्पल होता है, ये जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता है। और ये सोर्स किसका है ये पूछ रहा है आपसे। अच्छे स्रोत होते हैं ये पोटेशियम फास्फोरस के लिए, पोटेशियम और फास्फोरस होता है इसमें। मानव शरीर के भीतरी भागों में रोगों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। जो भीतरी भाग होंगे तो उसके लिए किया जाता है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है। क्रेस्कोग्राफ में क्या होता है, जो पौधों की वृद्धि होती है, पौधों की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और जो जायरोस्कोप होता है, जायरोस्कोप से जो एंगुलर मोशन होती है, जो कोणीय गति की पहचान की जाती है। और कार्डियोग्राफ अभी जानते हैं अभी, ठीक है, ये क्या है हार्ट के लिए। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका आंसर होगा। सेल्यूलोज का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो इसको लिख लेंगे हम C6H10, C6H10, और ये होता है O5, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जो ये ध्वनि को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको लिख लेंगे यहाँ, ऑप्शन में नहीं अवेलेबल होगा ध्वनि को मापने के लिए फोनोमीटर, तो इसमें नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम जानते हैं, थोरियम जानते हैं, प्लूटोनियम जानते हैं, ये किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपके होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं तीनों। इसमें अगर कैल्शियम को आप देखोगे तो कैल्शियम न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर की जो हड्डी हैं और एक तरीके से जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं उनमें। और दूध में जो है, दूध में भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम ही पाया जाता है। तो देखो ये अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और क्वेश्चन हमने 30 ही किए हैं अभी, ठीक है। तो हम इसमें तो 30 ले रहे हैं, इसी के अगले पार्ट में जैसे हमने 6 पार्ट ये भी किया है, तो 7th वाले पार्ट में 31 क्वेश्चन से लेकर के 64 या 65 क्वेश्चंस तक कवर कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो इसमें यही रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियोस आप नहीं देखते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसका दूसरा पार्ट भी हम आज ही कर लेंगे। वीडियोस आप शेयर ज़रूर कीजिए लाइक करके। थैंक यू सो मच।